गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। एयर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है और बारिश यानी कि रेन कैसे होती है। ठीक है, अब एयर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि एयर जो होती है वो बहुत ईजिली हीट हो जाती है। ठीक है, अब एयर की जो हीटिंग होती है, ठीक है, वो दो तरीक़ों से होती है। ठीक है, एक होता है रेडिएशन और दूसरा होता है री रेडिएशन। रेडिएशन और री रेडिएशन, दो तरीक़ों से एयर की हीटिंग होती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, रेडिएशन का मीनिंग जब सनलाइट के डायरेक्ट इफेक्ट के वजह से अगर एयर हॉट हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है, देन इट इज़ नोन एज रेडिएशन। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सन की जो रेज होती है वो अर्थ के ऊपर मतलब सॉइल के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, अब सॉइल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो कुछ सनलाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने वाली जो सनलाइट है उसके वजह से अगर एयर गर्म हो रही है, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज री रेडिएशन। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि जब हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, व्हेन एयर बिकम्स हॉट, ठीक है, तो जब हवा गर्म हो जाती है तो हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। ठीक है, हल्की होने की वजह से हवा क्या होगी? वो एटमॉस्फेयर के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जब हवा हल्की हो जाएगी, हल्की होने से इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब हवा ऊपर के तरफ बढ़ेगी तो ये जो नीचे का स्पेस होगा ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है, नीचे का स्पेस खाली होने की वजह से क्या होगा कि नीचे लो प्रेशर का एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नीचे लो प्रेशर का एरिया अगर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो नीचे का जो लो प्रेशर है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है कि दूसरे जगह पर, ठीक है, दूसरे जगह पर जो हवा प्रेजेंट होती है वो हवा वहाँ से निकल करके ये जो लो प्रेशर का एरिया है इसके तरफ आती है और यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको क्या करने की? कांस्टेंट करने की या मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो जब एक जगह से हवा फ्लो होकर के दूसरे जगह पर आती है तब उसको हम लोग कहते हैं विंड। ठीक है, एक जगह से हवा का मूवमेंट जब दूसरे जगह पर होता है देन इट इज़ नोन एज द विंड। ठीक है, और ये जो विंड है यही रेस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी कुछ हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। लो प्रेशर का क्रिएट होना, हाई प्रेशर का क्रिएट होना, विंड्स का फ्लो होना, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को मेंटेन करने का यानी कि रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अब जनरली ये जो हवा होती है, ठीक है, या तो लैंड से सी के तरफ जाती है या तो सी से लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब ये विंड का फ्लो सी से लैंड की तरफ होता है, ठीक है, जब विंड का फ्लो सी से लैंड की तरफ होता है देन इट इज़ नोन एज द सी ब्रीज। ठीक है, और जब विंड का फ्लो लैंड से सी के तरफ होता है देन इट इज़ नोन एज द लैंड ब्रीज। ठीक है, तो जब विंड का फ्लो सी से लैंड की तरफ होता है देन इट इज़ नोन एज द सी ब्रीज एंड जब लैंड से सी की तरफ होता है देन इट इज़ नोन एज द लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है वो जनरली मॉर्निंग टाइम पे होता है और लैंड ब्रीज जो है वो जनरली नाइट के टाइम पे होता है। ठीक है, अब इन सब के बीच में रेन का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा? ठीक है, रेन का फॉर्मेशन जो है वो जनरली होता क्या है कि जब वाटर वेपर बनता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, क्या होगा बेसिकली जब सनलाइट है
वो वाटर के सोर्सेस के ऊपर पड़ती है, जैसे नदी है, सी है, तालाब वगैरह है, पॉन्ड्स है, तो जब उनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो धीरे धीरे वाटर जो है वो गर्म होने लगता है, गर्म होके इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। तो वाटर जो है इट विल बिकम हॉट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, तो गैसियस फॉर्म में होने की वजह से बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अपर लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर का, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में जाएगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल होकर के एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। जब कूल होगा, वाटर वेपर एक्सपैंड होगा, तो ये जो वाटर वेपर है ये छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में अपर लेवल्स में भी डस्ट और धूल वगैरह जो है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जब ये वाटर वेपर जो है ठंडा होगा के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में जो भी डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके चारों तरफ ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेट हो करके ये क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्लाउड बना इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा कि क्लाउड्स जो है वो विंड के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, ठीक है। तो जब विंड के साथ ये क्लाउड्स मूव करेंगे तो किसी पर्टिकुलर जगह पे जा करके अगर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है तो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होने की वजह से ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोलैस हो जाएंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और वाटर के बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। तो ये जो वाटर के बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। तो जब वाटर के ड्रॉपलेट्स बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ये हैवी हो जाएंगे, तब जो क्लाउड्स हैं वो इतने सारे हैवी वाटर के ड्रॉपलेट्स को क्या है, कंटेन नहीं कर पाते, रोक के नहीं रख पाते, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं फिर रेन के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे वापस गिर करके रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाउड और रेन का फॉर्मेशन जो है बेसिकली होता है, ठीक है। अब ये जो एयर है, ठीक है, या एयर का मूवमेंट है, इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, ठीक है। एयर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैंड का अनइवन हीटिंग अगर हो रहा है, ठीक है, तो लैंड की अनइवन हीटिंग के वजह से भी एयर के मूवमेंट्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ठीक से प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही है, कहीं जल्दी कूल हो जा रहा है, कहीं धीरे कूल हो रहा है अगर अर्थ का सरफेस, ठीक है, तो उस वजह से भी विंड के करंट्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्थ का रोटेशन जो है वो भी अफेक्ट करता है कि क्लाइमेट किस तरीके का होगा, विंड के करंट्स कैसे चलेंगे। उसके अलावा वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जो है वाटर वेपर्स का वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। या फिर उसके अलावा टोपोग्राफी जो है, यानी कि कहीं पर खाई का होना या कहीं पर पहाड़ का होना, तो टोपोग्राफी में अगर चेंज आता है अर्थ के सरफेस पे तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि विंड का करंट कैसे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं कि एयर का मूवमेंट जो है वो कैसे होगा। जैसे अगर एयर का मूवमेंट है तो वो प्लेन्स में इजीली हो जाएगा, लेकिन जो हिली एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स है, हिल्स है, वहाँ पे एयर का मूवमेंट जो है उतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि एयर का जो मूवमेंट है उसको माउंटेन्स जो है वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो टोपोग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एयर करंट के मूवमेंट में, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एयर पोल्यूशन, वाटर और वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। Until then, if you are having any doubts, you can ask me. Thank you.